आई हूँ। मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं सफलता को सहता से अपनी और आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सकारात्मकता और सफलता का चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय मेडिटेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हम हमेशा बात करते हैं अवचेतन मन के बारे में। अवचेतन मन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। और हमारे साथ आज जानी मानी शिक्षिका सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग का तीनों संस्थाओं का ये त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डांगे सर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सविता जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। तो त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारे, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सुंदर क्लासेस लिए हैं, ऐसे सविता जी जैन दिल्ली से है और बाय प्रोफेशन डायरेक्टर एट सेंटर फॉर एक्सेलेंस, और जो ऑल इंडिया लेवल पर स्कूल में ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। ऐसा ये सेंटर है। एज एजुकेशन जो है उनका एमए किया है साइंस ऑफ लिविंग, और एमए के स्टूडेंट को ही 14 साल से पढ़ाती है दिल्ली में। सब कोऑर्डिनेटर ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन इन प्रेक्षा फाउंडेशन। प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप, ये नेशनल इंटरनेशनल शिविर से ते वहां पे भी अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, और एक रिनाउंड काउंसिलर है। तो इतनी सारी प्रतिभा होने वाली अपनी सविता जी का हम तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम में स्वागत करते हैं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के सविता जी का हम स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। सविता जी जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। और सविता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन मेडिटेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुविधा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी के अगेन मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अब चेतन मन, इनफैक्ट हम बहुत कुछ जानते भी हैं कि क्या है चेतन मन और क्या है अवचेतन मन। हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में अभी तक बहुत सारे काम करते आए हैं। पढ़ने का काम किया, पैसा कमाने का काम किया, शादी करने का काम किया,
बच्चे पैदा करने का काम किया, बच्चों की परवरिश की और उन्हीं में फिर से लाइक उनकी नौकरी, तो इस तरह के कामों में ही हम लगे रहते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो हमेशा ही अपनी लाइफ से हम मिस करते आए हैं, और वो हमारे भीतर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति, जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो कि हमें असफल से सफल बनाती है, बुद्धू से बुद्ध बनाती है, और तब इतनी शक्ति है उसके भीतर और हम उसके ऊपर कभी भी काम ही नहीं किए। अगर हम इसके बारे में थोड़ा भी सोचें, समझें, काम करें, तो ये हमारे जीवन में मिरेकल्स ला सकती है। हमारे भीतर तक एक सुंदर जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं। हेल्दी, वेल्दी, सुंदर, स्वस्थ जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारी खुशियां, आनंद, शांति हमें मिलती चली जाती है अगर हम अब चेतन मन को समझें। चेतन मन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। चेतन मन है क्या? अब जैसे एक बर्फ की सिल्ली को बड़े से ड्रम में डाल दिया जाता है, तो देखा होगा कि वो हार्डली 10% ही ऊपर रहती है, थोड़ा सा हिस्सा ही उसका ऊपर रहता है, बाकी सारे का सारा हिस्सा पानी के भीतर रहता है। तो इसी तरह हमारा चेतन और अवचेतन मन है, केवल 10% चेतन मन है एंड 90% अवचेतन मन है। चेतन मन जो कि 10% है, देखा जाए तो वो भी कितने काम करता है? यस, जो हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, स्मृति, कल्पना, चिंतन, जो भी इतने काम ये 10% कर लेता है, तो सोचो 90% की शक्ति कितनी होगी। 10% में इतना कुछ मैनेज किया, तो देखा जाए पहले के समय में, इनफैक्ट हम ही लोगों के बचपन के समय में नानी, नाना, दादी, दादा कहानियां सुनाया करते थे, और बाय चांस कभी कोई बिजी है तो जस्ट एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन जब कभी कहानी सुनाते भी थे, अक्सर कहानियां सुनते थे बचपन में, और एक तरह से कॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयार भी होता था, अरे दादी के पास जाना है, दादी ने कहानी सुनानी है। तो एक तरह से कॉन्शियस माइंड से ही हम सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। तो दादी बाबा के पास पहुंचे, उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की, वो कहानी सुना रहे हैं, कॉन्शियस माइंड बीच बीच में हाँ हूं कर भी रहा है, उस कहानी को हम ध्यान से सुन भी रहे हैं, और कब वो कहानी सुनते सुनते हम नींद में चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो अब वही जो मॉरल वैल्यू से भरी हुई कहानियां सुनते सुनते जब हम नींद में चले जाते हैं, तो वही कहानियां रात भर हमारे अवचेतन मन में काम भी करती हैं, और उसी तरह के हमारे बिहेवियर भी बनते चले जाते हैं। और बचपन से ही हमारा बिहेवियर एक्चुअली में बनना शुरू हो जाता है 5 साल की उम्र तक। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारा बाहरी दुनिया से उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट उस एज तक हमारा अवचेतन मन बहुत ज्यादा जागृत होता है, क्योंकि तब तक हमें बाहरी एक्टिविटीज का उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। जो कुछ हमें सिखाया जाता है, जो कुछ हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, हमारा मन उसी को ग्रैब करता चला जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एक बेसिक बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है। और ज्यादातर देखा होगा, जैसे ही बच्चे चलना शुरू करते हैं, साल भर के होते हैं, हमें हर चीज से डरना सिखाया जाता है। छिपकली आ जाएगी, कॉकरोच आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। उसको रोकने के लिए किसी ना किसी तरह का डर देते रहते हो, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, इस तरह की चीजें सिखा
देते रहते हैं, देते रहते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह के डर आते चले जाते हैं। और जैसे जैसे बड़े भी हो जाते हैं, इवन 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स की उम्र तक पहुंचकर भी, ज्यादातर देखने में भी आया होगा, मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, होते हैं ना ये सब, कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीजें बिठा दी गई। अब अब अगर देखा जाए, सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करें, बचपन की ही बात करें, तो इवन घर परिवार में ही जिस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, या दादी बाबा के साथ किसी तरह की लड़ाई होती है, तो जो चीजें हम देखते आ रहे होते हैं, वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती चली जाती हैं। यहां पर जुड़े हुए गुस्सा किस किस को आता है? एक बार हल्का सा अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप कम या ज्यादा आता तो सभी को है। हो सकता है हम, क्योंकि ध्यान से कई सालों से जुड़े हुए हैं, उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हुई होगी, लेकिन खत्म नहीं होता है। यस, कभी कभी तो, चाहे वो कभी कभी आया, चाहे वो कम आया, खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गुस्से की चिंगारियां, आग हर वक्त जलती रहती है। जैसे कोई ट्रिगर मिलता है बाहरी एटमॉस्फेयर से, वो एकदम से भड़क जाता है। तो एक्चुअली में यही सब चीजें कम करने के लिए हमारे भीतर बहुत सारे इमोशंस दबे पड़े हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अब चेतन मन से। तो उन्हीं को रेगुलेट, मैनेज करने के लिए ही ध्यान, प्राणायाम, योगा और इसी तरह की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, ताकि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए। अब ये किस तरह से काम करते हैं, दो तीन एग्जांपल्स इस तरह के मैं देती हूँ। एक है अरुणिमा सिन्हा। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको गूगल पे इसका पूरा स्टोरी भी मिलेगा। शी इज लाइक बॉलीवुड नेशनल प्लेयर रही है। एट द एज ऑफ 24 years, लाइक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर रही। लाइक इन 2011 उसका एक सिवियर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। एंड वो भी किस तरह से, वो ट्रेन में सफर कर रही थी रॉबरी के केस में। लाइक उसने एक छोटी सी चेन पहनी हुई थी, उसको खींचने के चक्कर में उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, और उन्होंने उसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। और जस्ट इमेजिन, चलती ट्रेन से नीचे फेंका और साइड में भी एक ट्रेन जा रही थी। एंड ये रियल कहानी है, आप गूगल करके देख सकते हो। लाइक 2011 का ही इवेंट है ये। तो उससे भी टकराई, रात भर ट्रैक पे पड़ी है, और ऊपर से ट्रेन्स भी जा रही है, उसकी टांग बुरी तरह से कट गई। तो हॉस्पिटलाइज हुई, जो भी ट्रीटमेंट्स चले, लाइक वो पूरी स्टोरी मैं नहीं बता रही हूँ, बट द मेन पॉइंट पे आते हैं कि वो, जो भी कोई इसको देखने आता, हर कोई यही कहता कि अब तो ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब मल्टी फ्रैक्चर्स, और टांग भी, एक टांग तो पूरी कट गई, दूसरी टांग में भी रॉड डला। एंड जिसने भी मिलने आना, हर कोई यही बात बोले कि अब तो ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी बात को सुन सुन के उसका मन बहुत परेशान हो गया, बेड पर ही लेटे लेटे। अल्टीमेटली उसके मन ने सोचा, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, और उसने एवरेस्ट को चढ़ने का एम बनाया। जस्ट थिंक, मतलब ये नेगेटिव को सोच सोच के इमिजिएटली उसने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, उन सब नेगेटिविटीज को छोड़ के, कि कुछ भी हो जाए मैं एवरेस्ट को चढ़कर दिखाऊंगी। और जस्ट इमेजिन, एक पैर तो है ही नहीं, और दूसरे पैर में भी रॉड डला है, एंड अल्टीमेटली मल्टी फ्रैक्चर्स तो है ही। और इनफैक्ट हर कोई उसका मजाक भी उड़ाता था कि ले, ऐसे स्टेज में कहाँ एवरेस्ट और कहाँ ये हालत।
तो कोई एनकरेज भी नहीं करता था, बस एक ही फैमिली मेंबर, उसका भाई, जो उसको हर वक्त सपोर्ट करता था, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसकी सपोर्ट से ही, बचेंद्री पाल को भी सभी लोग जानते होंगे, इंडियन ही माउंटेनियर है, कि मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। उसने भी पहले तो देखा बट डिस्करेज नहीं किया कि अगर तुमने सोच लिया है तो तुम चढ़ जाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई सीखने में भी, बिकॉज एक आर्टिफिशियल लेग के साथ जैसे ही वो हिल पे चढ़ना, बर्फ पे चढ़ना शुरू करती थी, वो इवन ट्विस्ट भी कर जाता था। बट मन में था कि कुछ भी हो जाए, मैंने एवरेस्ट पे चढ़ना है। एंड विद, वही कह लो कि अब चेतन मन की ही ये शक्ति है कि जब उसको वो पूरे डिटर्मिनेशन से ये मैसेज दे दिया, तो उसने इनफैक्ट एवरेस्ट पे भी इंडियन फ्लैग को लहराया। एंड शी इज द ओनली दिव्यांग इंडियन लेडी जो कि इस तरह से चढ़ पाई है। एंड इनफैक्ट 2014 में उसको, जो ये गवर्नमेंट का ही पद्मश्री अवार्ड होता है, उससे भी सम्मानित किया गया। तो इनफैक्ट सिर्फ एवरेस्ट को चढ़ने में उसको समय लगा, उसने आई थिंक 2015 में किया, बट उससे पहले उसने ये दिमाग में रखा था कि मुझे सभी कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं उन सबको चढ़ना है। इनफैक्ट वो 7 कॉन्टिनेंट्स की हर एक हाईएस्ट पीक को चढ़ के आई है। तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो ज़ील है, तो हम हर सिचुएशन को मैनेज कर पाते हैं। एंड इवन एक हाथी का एग्जाम्पल भी अक्सर सबने सुना भी होगा कि जब हाथी पैदा होता है, इनफैक्ट हाथी को कंट्रोल करके रखना इज नॉट दैट इजी टास्क। वो बड़े से बड़े पेड़ों को भी देखा है कि उखाड़ फेंकता है। तो बचपन में ही, शुरू से ही उसके पैर में इतनी मोटी संगल, जिसे चेन कह दो या रस्सी कह दो, मतलब खूब मोटे वाली रस्सी उसके पैर में बांधी जाती है, और किसी भी एक मोटे से मजबूत से खूंटे से उसको बांध के रखा जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज को उखाड़ के फेंक सकता है। तो जिसको वो ना उखाड़ सके, उतना स्ट्रांग खूंटा उसके लिए रखा जाता है। और वो हर दिन सुबह शाम खूब कोशिश करते हैं कि मैं इससे छूट जाऊं, इस बंधन से छूट जाऊं। हफ्ता, महीना, 6 महीने तक वो खूब कोशिश करते हैं, मुझे छूटना है, छूटना है। अब करते करते धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट होना शुरू हो जाता है, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मैं तो छूट ही नहीं सकता। अब ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है, और अब वो एक बड़ा पूरा हाथी बन जाता है। तब अक्सर देखना, वो एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ होता है। अब वो कोशिश ही नहीं करता, हालांकि अब वो उससे छूट सकता है, लेकिन अब वो उसकी कोशिश ही नहीं करता कि मैं इसको तोड़ने की या यहां से भागने की कोशिश करूं। तो यही चीज हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड की भी हो जाती है। हम बहुत सारी धारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स अपने अंदर लेके चलते हैं कि ठीक है, ये चीजें हम देखते आए हैं, यही चीजें सुनते आए हैं। चाहे एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लो, किसी किसी के मन में ये भी धारणा होती है, अरे बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों? क्योंकि हम वो शुरू से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, तो उसी तरह की धारणाएं, बिलीफ्स हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। पर वो हाथी था, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम अपनी धारणाओं को, बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों को, जो भी हमें फील होता है कि अरे इसको तो हम इजीली छोड़ सकते हैं या हमें छोड़ना ही चाहिए, तो हम उनके ऊपर अगर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम उन बिलीफ सिस्टम को, अपने बिहेवियर को, आदतों को, स्वभाव को इजीली बदल सकते हैं।
इस बिलीफ सिस्टम की ही एक और कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली जब हम एग्जाम्पल से इन चीजों को रिलेट करते हैं तो वो चीजें हमें समझनी बहुत आसान हो जाती है। एक सम्राट था, बहुत ही गुस्से वाला था, और उसका बेटा भी बहुत ही शैतान। लाइक कुछ भी होना, उठा के फेंक देना, कोई चीज नहीं पसंद आनी, घर से बाहर फेंक देनी, तो ये उसका एक बिहेवियर था। और इवन चाहे वो सम्राट भी होता था तो उसको फेंकना होता था तो उसके ऊपर भी फेंक देता था। और इधर से सम्राट भी बहुत गुस्से वाला। अब एक तरफ पिता का व्यक्तित्व और एक तरफ सम्राट का व्यक्तित्व। अल्टीमेटली एक दिन उस बच्चे की एक्टिविटीज को देखते हुए, जैसे उसने कुछ फेंका, सम्राट का व्यक्तित्व हावी हो गया और इतना गुस्से में भर गया, ये 4-5 साल के बच्चे को उसने घर से बाहर, महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। महल से बाहर, नगर से बाहर, अब उस बच्चे को छोड़ दिया। अब कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन उसके ठीक ठाक निकले। अल्टीमेटली उसने भीख मांगना शुरू किया, भिखारी बन गया। और लोगों को कहता भी था मैं सम्राट का बेटा हूं, पर लोग कहते थे हाँ ऐसे ही बोल रहा है। मतलब कौन विश्वास करेगा इस बात की, ये तो पगला गया है, सम्राट का बेटा भिखारी बन के घूमेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भीख मांगता था, कपड़े फट गए, और धीरे धीरे उसके ही अपने दिमाग से ही ये बात निकल गई कि मैं सम्राट का बेटा हूं। बड़ा होता चला गया, भीख मांगने की ही आदत पड़ती चली गई, और इसी तरह बड़े होते होते वो 50 इयर्स का हो गया और भीख मांग रहा है। एक दिन भीख मांगते मांगते वो अपने ही महल के नीचे अपने नगर में पहुंच गया और दोनों हाथ इस तरह से ऊपर करके मांग रहे, देदाता के नाम। बाय चांस उसी वक्त झरोखे से वही राजा देख रहा था, तो उसने अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठाए हुए थे। तो उसने देखा राजा ने कि पहले के जमाने में कई बार, मतलब ये चीजें होती भी थी कि राज्य चिन्ह जो होते हैं वो हाथ पर, टैटू जैसे आजकल कहते हैं टैटू हो गए हैं, तो वो राज्य के जो चिन्ह होते थे उसके हाथ पे बना हुआ था। तो उसने जब ऐसे हाथ उठाए तो राजा ने देखा, अरे ये तो राजकुमार है, ये तो मेरा बेटा है, इसके हाथ पे तो ये चिन्ह बना हुआ है। उसने फट से सैनिकों को बोला कि इसको पकड़ कर लाओ। जैसे ही सैनिक उसके पीछे भागे, वो डर गया और वो भी जितनी स्पीड से भाग सकता था भागा। सैनिक भी भागते रहे लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए, वो जंगल में जाकर छिप गया। अब सम्राट परेशान, उसने अपने महामंत्री को बुलाया, उसके आगे सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा है। तो मंत्री ने बोला कुछ भी हो मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, और वो उसे ढूंढ कर लाया। तो राजा ने कहा मैं तो उसके गले लगना चाहता हूँ। महामंत्री ने बोला कि अभी आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो ऐसी खुशी एकदम से सहन ना कर पाए, उसको धीरे धीरे हम इस पोजीशन में लेकर आएंगे। तो उसने भिखारी को बोला कि मैं तुम्हें यहाँ का दरबान बना देता हूँ और तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देते हैं। वो खुश हो गया कि आज तक तो मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, आज मुझे पहली बार नौकरी मिल रही है, और वो खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपना नहा धो के कपड़े बदल के एक उस नौकरी पे आ जाते हैं। महीने भर तक वो उसी नौकरी पर रहता है। फिर महामंत्री बोलते हैं कि अब इसको माली बना देते हैं। उसको माली बनाया, वही दिन भर के काम करता रहा, और वो उसकी भी खुशियां दिन पे दिन बढ़ती रही। फिर एक दिन, एक महीने बाद फिर उसने बोला मैं तुम्हें मंत्री बना देता हूं। तो ये तो ऑब्वियसली हर महीने जब उसकी सैलरी बढ़ रही है, उसका पद बढ़ रहा है, तो बहुत खुश। राजा का अंगरक्षक बना देता हूं, और खुश, महल तक एक तरह से पहुंच गया। अब इसी महामंत्री ने बोला कि मेरी उम्र हो गई है, मैं अपना त्याग पत्र देता हूं और तुम महामंत्री बन जाओ। उसको महामंत्री बना दिया। तो इसी तरह हर महीने उसका पद बढ़ता चला गया। अब राजा ने कहा
कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लेता हूं एंड युवराज बना देता हूं। तो उसको युवराज बना दिया। तो वो धीरे धीरे इन स्टेजेस पे आ रहा है, तो वो उन सब चीजों को मैनेज भी ढंग से कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली एक दिन राजा ने उसको अपनी पूरी कहानी बता दी कि मैंने तुझे घर से निकाल दिया था, एक्चुअली में तू मेरा बेटा ही है। तो इस तरह धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट किया और अब उसी को राजा का पद भी संभलवा दिया। अब सबकॉन्शियस माइंड को देखिए किस तरह से काम करता है। राजा तो वो बन गया, दिन भर राजमहल के काम संभालना, 56 भोग खाना। अब जब वो रात को सोता तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वही सपने दिलाता, वही बातें उसके दिमाग में गूंजती कि मैं तो जैसे भिखारी ही हूं, कि दे दाता के नाम, मेरे फटे हुए कपड़े हैं, मुझे कोई कपड़े दे दे। तो ये चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती थी। तो कई तरह के लोगों से मिला, इलाज करवाए, लेकिन कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु, मेडिटेशन से रिलेटेड साधु कांटेक्ट में आए। तो उन्होंने कहा 1 महीना तुम्हें मेरे पास रहना होगा और जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तो उसने 1 महीने तक यही अपना राजपाट छोड़ के उन साधु महात्मा की कुटिया में रहा। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को अपने श्वास के साथ बोलोगे दिन भर, मैं सम्राट हूं, आई एम अ किंग। मैं सम्राट हूं, आई एम अ किंग। तो इनफैक्ट दिन भर तो वो इसको मनी मन करता ही था, और ये भी कहा गया कि दिन में 3 बार कम से कम आधा घंटा हर श्वास के साथ मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, यही चैंटिंग तुम्हें करनी है। और जब हम एक ही चैंटिंग बार बार करते हैं तो धीरे धीरे उसी की इमेज भी हमारे सामने बननी शुरू हो जाती है। तो अब उसने यही दिन रात अपना यही मंत्र बना लिया, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं। अब 1 महीने तक जब उसने ये सब किया तो जो संत थे उन्होंने भी देखा कि फिजियोलॉजिकली भी उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, उसके स्टाइल्स में चेंजेस आ चुके हैं, उसके बोलने के तरीके में चेंजेस आ चुके हैं। तब उन्होंने कहा अब तुम सम्राट हो, अब तुम जा सकते हो। इनफैक्ट उसका ये जीवन ही बदल गया। इसीलिए ध्यान के लिए, ध्यान में भी यही कहा जाता है कि बार बार एक ही चीज को, एक ही बात को रिपीट किया जाए। और अनुप्रेक्षा में हम करते भी यही हैं। जो भी हमारे इमोशंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाहे वो डर का इमोशन है, चाहे वो गुस्से का इमोशन है, अगर हम इनका ऑपोजिट बार बार रिपीट करते हैं, मान लो हमें डर लगता है, मैं निडर हूं, मैं निडर हूं, मैं निडर हूं, इसी को भी चैंट करते रहें, इसी को अपना मंत्र बना लें, तो हमारे भाव, हमारे अंदर से रसायन बदलने शुरू हो जाते हैं और हमारे भीतर वही फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। और फीलिंग ही नहीं, एक्चुअली में हम वैसे बन भी जाते हैं। क्रोध का ही, अब यहां हम सब जुड़े हुए हैं, हम सभी कह रहे हैं कि कम आता है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मेरे आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। तो जब हम इस तरह का भाव लेकर आते हैं, कुछ कुछ इमेजेस भी हमारे भीतर उसी तरह की आनी शुरू हो जाती हैं और हम भीतर से आंतरिक परिवर्तन जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो होना शुरू हो जाता है।
अब बचपन से ही सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कितनी बार इस शब्द को दोहराया जाता है, और आज भी अगर हमें बोलना हो तो हम ए फॉर एप्पल ही बोलते हैं, कोई और शब्द हमारे मुंह पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही वो हमारे अवचेतन मन में सेट हो गया। ए फॉर एरोप्लेन जल्दी से नहीं आएगा, ए फॉर एप्पल ही आता है, क्योंकि हमने वही सीखा है। तो बचपन की बातें इस तरह से हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, लेकिन उन्हें बदला भी जा सकता है। चाहे वो डर है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते आते हैं, जब हम चाहें हम उन्हें बदल सकते हैं। ये भी हमारा एक माइंडसेट है कि अरे अब तो उम्र हो गई है, इस उम्र में जाके कहां से बदलेंगे। तो बिलीफ सिस्टम ही है जिसे हमें तोड़ना है, जिसे हमने बदलना है। जब हमने ये सोचा, आज से ही वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए। हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा सबसे पहले जरूरी है, कि अगर हमारे अंदर वो इच्छा आ गई कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो अरुणिमा सिन्हा का देखें, चाहे वो इस राजकुमार की बात देखें, अगर हमने ये सोच लिया कि हमें भीतर से बदलना है, अपने इस बिहेवियर को बदलना है, तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बाहर से कुछ पाने की इच्छा हो, सफलता किसी भी फील्ड में, सब कुछ अगर एक बार वो मैसेज अवचेतन मन में डल गया, तो वो चीज हम हर हाल में अचीव कर पाते हैं। और ये कहा भी जाता है कि जब हम सोच लेते हैं तहे दिल से, तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उस इच्छा को पूरे करने में हमें सहायक बनता है। एफर्ट्स तो हमें लेने ही है, उसी तरह का एटमॉस्फेयर, उसी तरह की अवेलेबिलिटीज हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं, क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, उसी तरह से हम काम करते चले जाते हैं। तो अब जब चेतन मन, करना हमें सब कुछ चेतन मन के थ्रू है, लेकिन पहुंचना है अवचेतन मन तक। जो कुछ हम 5 सेंसेस से ग्रैब करते हैं, वही चीजें हमारे भीतर, उसके बाद मन जो काम करता है वही अवचेतन मन तक पहुंचता है, और अवचेतन मन से ही सक्सेस के साथ हम बाहर तक आते हैं। और डर से रिलेटेड एक दो बार मैंने पहले भी एक बार ये बताया है, मतलब अपने बेटे के बारे में ही, कि मैंने कभी भी बचपन से ही उसको डर शब्द यूज ही नहीं किया था। नॉर्मली हम हर चीज से डराते चले जाते हैं, जरूरत नहीं होती है डराने की। तो एक बार बाई चांस ऐसा इंसिडेंस भी आया था, किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अकेले ही उसको घर में 12 बजे तक रहना पड़ा था। मतलब सुबह से हम लोग घर से बाहर गए हुए थे, लंच उसका में, तब वो हार्डली 4th स्टैंडर्ड में था। तो लंच उसका मैं तैयार करके रख के गई थी कि सामने से चाबी लेगा और आके खाना खा के सो जाएगा। तो मुझे था हम लोग 4-5 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। तो बाई चांस नहीं आ पाए, और फिर शाम का भी और रात का भी। तो जो मेरी नेबर थी, मैंने उन्हीं को बोला कि आप प्लीज इसको खाना खिला के इसको बोल देना कि घर जाके सो जाए। लेकिन उसको ये था कि हाँ, इतने से छोटे से बच्चे को मैं कैसे अकेला छोड़ दूं, मैं उसके साथ सो जाऊंगी या उसको मैं अपने घर पे सुला लूंगी। मैंने उनको बोला प्लीज आप उसको ना डर मत बोलना, कि है तू डरना मत, क्योंकि मैंने उसको आज तक इस वर्ड से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया है। आप बस उसको बोलना खाना खा के तू जाके सो जा। और वो नॉर्मली 8, 8:30, मैक्सिमम 9 बजे तक सो जाता था, इनफैक्ट 8:30 तक ही सो जाता था। तो उसको उन्होंने खाना खिलाया, और उनका मन अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था, इसलिए उन्होंने ना खुद जाने की हिम्मत की और ना ही उसको बोला कि हाँ हमारे पास आके सो जा। उसको खाना खिलाया और जाके उसको सुला दिया, मतलब जाओ सो जाओ, और चाबी लॉक करके अपने पास रख ली। तो इनफैक्ट हम ही बचपन से ही इस तरह का माइंड बना देते हैं, और हम लोग रात को 12, 12:30 तक घर पहुंचे थे, एंड ही वॉज डीप स्लीप।
तो हम ही कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इनफैक्ट अनकॉन्शियसली इस तरह के वर्ड्स यूज करते चले जाते हैं और वही भाव उन बच्चों के भीतर क्रिएट होते चले जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लें, एक पापा तो बोलते हैं अपनी बेटी को, तू तो निकम्मी है, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, कभी कभार एक दो बार ऐसा कुछ हो गया होगा, बट उसके बाद ये माइंड सेट ही कर देते हैं, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। अब वो बड़ी होती चली गई, उसका भी यही माइंड सेट हो गया। कोई भी पूछता तुम क्या करती हो, मैं तो निकम्मी हूं, मैं तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकती। और एक और एग्जाम्पल, वो पापा अपने दूसरे घर में वो अपनी बेटी को बोलते हैं, तू तो लाखों में एक है, तू तो परी है, मेरी परी है। तो वो इसी भाव से बड़ी हुई कि तू तो लाखों में एक है, तू सब कुछ कर सकती है, तू तो मेरी परी है। तो जैसे जैसे वो भी बड़ी हुई, अगर उसको कोई कुछ पूछता था कि तुम कैसी हो, क्या हो, तो वो यही बोलती थी, मैं तो अपने पापा की परी हूं, मैं लाखों में एक हूं, मैं जो कहोगे वो कर सकती हूँ। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं बच्चों को, वो हमें बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। हमें भी आदत पड़ी हुई थी, कुछ भी बोल देते हैं, अरे तू तो बुद्धू है, अरे तेरे तो बस का ही नहीं है। तो ये तो हमारे तकिया कलाम बन चुके हैं, डे टू डे लाइफ में कुछ भी कहते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हमें ध्यान देना है। हम परिवार, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, परिवार का कोई भी सदस्य हो, सभी के साथ शब्दों को सोच समझकर बोलना है। तभी कहा भी जाता है, बोलने से पहले तोले, सोच कर बोले, मीठा बोले। तो जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमें मिलता है। और इस चीज को हम सोच नहीं पाते हैं कि हम यही सब बोल रहे होते हैं, इसलिए हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम रियलाइज करेंगे, तो आदतें भी जो बनती हैं, बच्चों की आदतें बनती हैं, वो भी इसी तरह से बनती है, क्योंकि हम उसी तरह के शब्द बोल रहे होते हैं। एक और बच्चों से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ कि हम, अब बच्चा मान लो टीवी देख रहा है, आजकल तो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, आके बोलते हैं, तूने अभी तक मोबाइल बंद नहीं किया। फिर थोड़ी देर में 5 मिनट में मम्मा आएगी, तूने अभी तक मोबाइल बंद नहीं किया। फिर 2 मिनट, अभी तक तूने मोबाइल बंद नहीं किया। अब बच्चे को भी पता है मम्मा ने 3 बार तो आना ही है, 4 बार तो आना ही है, वो भी तब तक आराम से लगा रहता है। अब तीसरी बार जब उस डिटर्मिनेशन से बोला, तो उसने इमिजिएटली रख दिया। क्यों नहीं वही डिटर्मिनेशन हम पहली बार में ही ले आते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत यूज करते हैं, मोबाइल बंद नहीं किया। पहली बार में ही डिटर्मिनेशन के साथ अगर बोल दिया कि मोबाइल को रख दो, थोड़ी देर पढ़ लो, या खाने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, अगर डिटर्मिनेशन के साथ इन बातों को कहा जाए, तो फर्स्ट टाइम में ही पूरी होनी शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मम्मी अपने, उसका बेटा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वो लेके आई थी। तो उनका यही कहना था कि मैं इसको सुबह उठाती हूँ, एक आवाज लगाती हूँ, अब मान लो 7 बजे का स्कूल है, मैं उसको 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ और ये 6:45 बजे उठता है। तो मैंने उनको यही कहा कि आप 6 बजे क्यों उठाना शुरू करते हो। पहली बात तो ये, आपको भी पता है कि लास्ट के 15 मिनट्स इनफ है, आप उसी वक्त एक्टिवेट होते हो और उसी वक्त उसको उठाने की तब वो एक तरह से उठ भी जाता है। तो आप भी अपने आप को बदलो, वो भी बदलेगा। आप शुरू ही 6:30 बजे उठाना है, मीन्स उठाना है। जो कोशिश आपने 6:45 बजे अपनी एनर्जी को लगाया, वो आप एक ही बार पूरी एनर्जी लगाओ। अभी उसकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और आप दोनों ही परेशान हो रहे हो। और उसको भी पता है अभी तो मम्मा दोबारा आएगी, क्योंकि उसका वो अवचेतन मन में चला गया है कि अभी मम्मा ने आना ही है, एक बार और उठाएंगे, अभी फिर से आएंगी, वो फिर से उठाएंगी। तो आप भी अपनी आदत को बदलो कि मुझे एक ही बार और सही टाइम, एक्चुअली में जितना टाइम आपको चाहिए
उतने ही टाइम को लेके उसको उठाएं, और उठाएं मीन्स उठा दें। तो इस तरह से हमें अपने आप को बदलना है, अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना है। सामने वाले का तो अपने आप ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। अशोक जी ने हैंड रेज किया है। मैम, अपन लाइफ स्टाइल में देखते हैं कि जैसे पैसे के बारे में, तो अपन जब दुनियादारी संसार में होते हैं तो पैसे की जरूरत है, पैसे चाहिए, पैसे से कुछ नहीं चलता। और जब अपन मंदिर प्रवचन या वहां जाते हैं तो सब बोलते हैं भाई पैसे का हाथ का मैल है, पैसे से अपने को दूर रहने का। तो उससे अपने कौन से भाव क्रिएट हो सकते पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। बस सिर्फ इस चीज को भी अगर हम दिमाग में रखें, क्योंकि हमारी जरूरतें हमें सारी पूरी करनी है। दैट्स ट्रू, वो फैक्ट है। आज की जरूरतों में कह लो, घर भी होता है, गाड़ी भी होता है, एसी भी होता है, ठीक है, हमने सब जरूरतें पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन लेवल आना बहुत जरूरी है। बस यही है। मतलब हाथ का मैल है, इट्स फाइन कि आज है, हो सकता है कल हमारे पास कुछ भी ना हो, इट डिपेंड्स। बट हमें भागना नहीं है। हमें पैसा ही, पैसा पैसा पैसा, लाइक आई होप इस डिफरेंस को आप समझ रहे हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। क्योंकि लाइवलीहुड के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए हर चीज की जरूरत है। जरूरतें जरूर पूरी करनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने आप को हमें हर तरह से बैलेंस करके चलना है, बस। हैं? चाहिए आचार्य तो मां हाँ जी। मां श्रमण जी कई बार फरमाते हैं, ए पैसा तू ईश्वर तो नहीं, पर खुदा की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो यही चीज उन्होंने इनडायरेक्टली कही कि उसके बिना, अब मान लो शिविर में ही जाना है, पैसा तो तब भी चाहिए। तो पैसा तो चाहिए, बट हमें बैलेंस बनाना है अपनी जिंदगी में कि किस तरह से कितना चाहिए। एक गाड़ी है, इट्स इनफ अपने लिए तो, लेकिन घर में दिखावे के लिए 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां चाहिए, वो मिस यूज ऑफ पैसा है। हमारे अपने लिए 3 कमरे का घर बहुत सफिशिएंट है, लेकिन नहीं, सामने वाले के पास तो 4 मंजिला घर है, तो हमें भी 4 चाहिए। वो दिक्कत है। मतलब वो चीज अगर हम छोड़ दें, उस तरह की इच्छाएं अगर छोड़ दें, तो हमारा बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, हर तरह से सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। और बेसिकली हम ध्यान की ही एक्टिविटीज करते चले जाते हैं, तो जैसे वो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इवन भीतर से ही हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। अरे बहुत है, बहुत हो गया, लाइक भागना नहीं है, चाहिए सब कुछ। तो इस तरह से ध्यान से ही, जैसे मैंने बोला कि हमारे हार्मोन्स में, रसायन में परिवर्तन आता है, तो ध्यान का कोई भी प्रयोग किया, चाहे हमने प्राणायाम ही किया। प्राणायाम भी क्या है, श्वासों को ही तो देखना है। प्राणायाम और श्वास प्रेक्षा में फर्क क्या है? प्राणायाम भी हम मैकेनिकल वे में करते चले जाते हैं। तो अब चाहे वो प्राणायाम, श्वास की कोई क्रिया की, चाहे इवन आसन किया, चाहे हमने डे टू डे का कोई काम किया, अगर उसके साथ जागरूकता जोड़ दी, अवेयर होकर वो काम किया, तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान बन जाता है। प्रेक्षा ध्यान में तो आसनों को भी पूरी अवेयरनेस के साथ ही करने को कहा जाता है। कि अगर हमने गर्दन भी हिलाई, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने गर्दन को राइट मोड़ा, श्वास लेते हुए सामने लाए, फिर छोड़ते हुए। तो जब हमने श्वास को जोड़ दिया, एक्शन को जोड़ दिया, तो अपने आप ही अवेयरनेस भी बढ़ती चली जाती है। तो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, तन और मन दोनों ही एक ही क्रिया में लग गए, अल्टीमेटली भाव क्रिया, माइंडफुलनेस। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, तो हमारा ध्यान अपने आप उसी एक्टिविटी में लगता चला जाता है। एक्चुअली भी अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, तो
अब जैसे हम किसी एक शॉप पे जाते हैं, रोज दूध लेने जाते हैं और एक ही रास्ता अपनाते हैं और हमें वही रास्ता सही लगता है, छोटा भी लगता है, तो हमें उसी रास्ते की आदत पड़ गई। हमारे मस्तिष्क ने वो रास्ता पकड़ लिया कि इसी रास्ते से मुझे रोज जाना है। तो वो तो हुआ एक फिजिकल आइडेंटिटी जो हमें सामने दिखाई दे रही है कि हमने उसी रास्ते को पकड़ा। सेम जो हमारे भीतर के इमोशंस हैं, हमारे भीतर काम करने के तरीके हैं, जैसे साइकिल सीखने का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है, कार सीखने का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है, तो वो सब भी, वो ट्रैक्स, वो हमारे भीतर सेट हो जाता है। तरह से न्यूरोपाथ हमारे अंदर न्यूरॉन्स का वो बन जाता है। न्यूरॉन्स में यही एक एक्टिविटी जो है कि हमें किस तरह से कौन सा काम करना है, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से उस ट्रैक को पकड़ लेते हैं। अब चाहे वो श्वास लेने का ही ट्रैक था, पहले हो सकता है हम में से बहुत लोगों का श्वास उल्टा चलता था, उल्टा इन द सेंस श्वास लिया तो पेट भीतर, तो वो भी हमने अपने उस न्यूरोपाथ को बदला कि श्वास लेना है तो पेट को फुलाना ही है, छोड़ना है तो पेट को भीतर लेना है, तो एक उस आदत को बदला। तो इसी तरह हम किसी भी आदत को चाहे तो बदल सकते हैं। तो एक उसने उस पाथ को पकड़ लिया, एक उस आदत को पकड़ लिया, जिससे मैंने बाहर का रास्ता बताया, भीतर भी उसने वो रास्ता पकड़ लिया, लेकिन हर उस रास्ते को हम बदल सकते हैं। कल को मान लो जिस रास्ते पे हम बाहर जा रहे थे वो भी उससे अच्छा कोई रास्ता बन गया, तो ऑब्वियसली हम उस रास्ते को छोड़कर हाईवे पकड़ना प्रेफर करते हैं। तो इन द सेम वे आज हमें पता लगा कि हमारी ये आदत गलत है। उसका जो न्यूरो पाथवे बना हुआ है उसे हम जब चाहे प्रैक्टिस के साथ बदल सकते हैं। एक दिन में बाहर का रास्ता भी हमारे माइंड में सेट नहीं होता है। उस रास्ते पे हम कई बार जाते हैं तो कहाँ मोड़ आएगा, कैसे आएगा, हम बिंदास जाना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात भीतर की आदतों की भी है। जब हम उसको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जैसे ही कोई बात बोलते हैं, इवन चाहे यहाँ पे भी जो भी सेशंस चल रहे हैं या अभी ये भी जो सेशन चल रहा है, चाहे मैं जो भी बोल रही हूँ उसकी इमेजेस हमारे मस्तिष्क में अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। तो वही इमेज, उनमें से कोई एक इमेज बहुत स्ट्रांगली अंदर जाके सेट हो जाती है। तो जो बहुत स्ट्रांगली सेट हो गई उसका भाव भी हमारे भीतर बनना शुरू हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली हम काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली में जिस तरह बाहर के रास्तों को बदला गया, उसी तरह हमें अपने भीतर के ट्रैक को, न्यूरो पाथवे को बदलना है। तो जैसे ही वो भी एक दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन प्रैक्टिस किया, 3 दिन प्रैक्टिस किया, हफ्ता प्रैक्टिस किया, इनफैक्ट ध्यान में, ध्यान की किसी भी एक्टिविटी को, इवन नॉट ध्यान की एक्टिविटी, अपनी आदत को बदलने के लिए कम से कम हमें 21 दिन चाहिए होते हैं। तो जब 21 दिन रेगुलरली उसी भाव की, उसी क्रिया की प्रैक्टिस की जाती है, तो वो अपने आप ही हमारे भीतर चेंजेस ले आता है। जैसे ए फॉर एप्पल ही बताया, तो वो भी हमने पता नहीं कितनी बार रिपीट किया होगा, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स रिपीट किया होगा कि वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके सेट हो गया है। तो इसी तरह अगर आदत को बदलने के लिए भी हम उसी बात को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं निडर हूं, निर्भय हूं, अभय हूं, अभयवान हूं, तो इस तरह के शब्द अगर हम बोलते चले जाते हैं, ऑब्वियसली हमारे भीतर वही भाव आते चले जाते हैं। जैसे मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, आई एम अ किंग, तो इनफैक्ट उसके भीतर वही भाव आ गए। तो हम भी जिस तरह की रेपिटेशन करते चले जाएंगे जो हम एक्चुअली में बनना चाहते हैं, हेल्थ से, वेल्थ से,
चाहे हमें भौतिक चीजें चाहिए हो, चाहे हमें आंतरिक सुख शांति चाहिए हो, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मिलता चला जाता है। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, नहीं तो थोड़ी देर का ध्यान करेंगे। मैम, एक बात थी। जैसे अपने वो रेकिंग हीलिंग का अपने सुनते हैं, देखते हैं, अभी बहुत प्रचलन हो रहा है, तो उसमें और प्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो सेल्फ हीलिंग करती है। मतलब हम अपने लिए अपने ऊपर काम करते हैं। रेकी यू कैन से दूसरा हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे लिए एनर्जी सेंड कर रहा है। अब जैसे मान लो हम प्रेक्षा ध्यान से नहीं जुड़े हुए हैं, तब हमें बाहर से किसी की हेल्प चाहिए। लेकिन अगर हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं तो हम अपने आप ही अलग अलग तरह के प्रयोग करके अपने आप को हील कर सकते हैं। बोथ टेक्निक्स आर गुड, इट डिपेंड्स हमें क्या चाहिए, हम खुद से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दोनों में ही साधना तो चाहिए। जय जिनेन्द्र संजीवनी सभी। का उदाहरण है जिसने अपने आप को पूरा स्वस्थ बनवा दिया था, रेकी हीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि हर टेक्निक काम करती है। हर टेक्निक में साधना चाहिए, विश्वास चाहिए। अब प्रेक्षा ध्यान में भी हमें विश्वास चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। तो जिस टेक्निक पे हमें विश्वास आ गया, वही टेक्निक हमारे लिए पूरी तरह से काम करना शुरू कर देती है। मेडिसिन भी, इवन एलोपैथिक मेडिसिन भी तभी काम करती हैं जब हमें उन पर विश्वास हो। और ये भी तो कहा जाता है मुझे तो उसी डॉक्टर की दवाई लगती है। तो बंदे को उसी डॉक्टर पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो सिर्फ मीठी गोलियां ही दे दे, उसको भी पता है इसको सिर्फ मेरे पास आकर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक तो ये हो ही जाएगा। तो अगेन बिलीफ सिस्टम वर्क्स लाइक दैट। जय जिनेन्द्र। जी, कुछ कहना चाहती है? जय जिनेन्द्र, सही में चेतन और चेतन मन का जो बताया ना, सही में। और मेरे फ्रेंड को भी कैंसर हुआ था, मेरी फ्रेंड है मोडनी में, महाराष्ट्र में। 4th लेवल का कैंसर था। डॉक्टर ने बोला था कि अब कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो भावना योग, ये देखो हम लोगों ने मम्मी के लिए भी, जो मेरी सासू माँ थी वो लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ, तो उनको, उनके बारे में भी हम लोगों ने ऐसे भावना योग का बनाया था और उनको पढ़ने में देते थे। सही में वो फ्रेंड अभी इतनी अच्छी है, उसका वीडियो में भावना योग मुनि प्रमाण सागर जी महाराज भावना योग लेते हैं, बहुत सुंदर है वो। जो चेतन और अवचेतन मन को बहुत सुंदर है। और हम लोगों ने सासू माँ को भी बताया था कि मैं स्वस्थ हूँ, एक दोहरा के लेते थे उनसे, क्योंकि बोलते थे तो उनको इतना सुनाई में कम देता था, तो पढ़ने में देते थे। सही में तब वो बहुत अच्छे थे, डर नहीं था उनमें कि मैं बीमार हूँ, अभी मेरा एंड होने वाला है। कभी भी ख्याल नहीं आया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, यही वो दोहराते थे। हम लोग उनके पास बैठे तो वही बोलते थे कि वही बोलना है अपने को। और एक फ्रेंड था, उसको आँख में कुछ तो लगा था, डॉक्टर ने बोला था कि पूरा ब्लैंड हो गया, दिखाई नहीं देगा। लेकिन उनको महाराज जी ने बोला था कि ये बोलना कि मैं देख सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें स्वस्थ है। सही में अभी वो देख पा रहा है। जो आपने बताया सही में बहुत अच्छे अनुभव है ये। और बिल्कुल सही ये में बात है। इनफैक्ट देखो, डे टू डे लाइफ में हमें कितने एग्जांपल्स अपने सामने मिल जाते हैं, अगर हमारा इन चीजों पे बिलीफ है। सबसे बड़ी बात है, जो हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना रखा है उसी को हमें चेंज करना है। क्योंकि यही हम बोलते रहते हैं कितने इलाज करवा लिए, कितने डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक उसी बिलीफ सिस्टम को अगर हमने चेंज किया, चाहे मेडिसिन भी लें, सब कुछ ट्रीटमेंट करवाएं, साथ में बिलीफ जोड़ दें, मैं हर दिन बेटर हो रही हूँ, कल से आज स्वस्थ हुई हूं, और वो होता है। हम उस छोटे से चेंज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और एक ये लाइनें भी है ना एक गाने की, हर घड़ी बदल रही है सही में जिंदगी। तो एक्चुअली में हर घड़ी हर पल हमारा बदल रहा है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सांसें बदल रही हैं, सेल का वेयर एंड टीयर है, और देखा जाए तो एक छोटा सा घाव लगता है, अगले दिन ही वो काफी बदल चुका होता है। तो इस तरह से अगर हम रियलाइज करें तो एक्चुअली में चेंजेस आ रही हैं। तो यही है, बिलीफ को बदलना है और आगे बढ़ना है।
मेरे हस्बैंड को भी यहाँ पे लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि रॉड है, अभी आप हाथ को ज्यादा हिला नहीं पाओगे, लेकिन वो भावना योग करते थे, तो पूरा हाथ और गाड़ी भी सब चला पाते। अभी घर का ही मेरा उदाहरण, उन्होंने भावना योग ही किया कि बस मेरा हाथ ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सब कर सक पाऊंगा। अब वो बहुत अच्छे रहे, पाँव और हाथ में दर्द था उनके, भावना योग से बहुत अच्छा हो गया उनका। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम। अभी किसी का मैसेज आया, आप प्लीज ये भावना योग ना आनंदमल सर के साथ शेयर करके ग्रुप में शेयर करवा दो, तो अच्छा रहेगा। तो हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा, क्योंकि हालांकि सबका क्रोध बहुत कम हो चुका है, बट फिर भी वो ही जब कई बार अचानक भी सामने आता है, आज भी बहुत सारे अपशब्द बोल जाता है। चाहे वो कम आया, लेकिन जब गुस्सा आता है तो कोई कुछ नहीं सोच पाता है। और तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा आती सबको है, लेकिन उसी में सिर्फ हमने इन भावों को ही विजुअलाइज करना है। सफेद रंग से एक एक शब्द को लिखना है, तो वो और ज्यादा साक्षात्कार में आ जाता है जब हम लिखते हैं पूरे भाव से। तो एक बार ताड़ासन, पूरे शरीर को तान दे अच्छे से, पूरी सुस्ती अंगड़ाई लेकर निकाल दे। बैठे बैठे अच्छे से सुस्ती आ चुकी है, पूरी अंगड़ाई ले लें अच्छे से, अकड़न जकड़न को निकाल दें, ताकि फ्रेश फील करें, शरीर हमारा तैयार हो जाए 15 मिनट के लिए बैठने को। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। ढीला छोड़ दे। 3 बार महाप्राण ध्वनि, श्वास लें। शांत। शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, शरीर के भान को छोड़ दें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, एक एक सेल, मसल्स, हड्डियां रिलैक्स हो गई है। शांत, शिथिल, स्थिरता, रिलैक्सेशन भीतर तक अनुभव मिलाए। ढीला छोड़े, ढीला छोड़े, कंधों को ढीला छोड़े, हिप्स को ढीला छोड़े, घुटनों को ढीला छोड़े, आई बॉल्स, स्वर यंत्र रिलैक्स्ड। शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं।
पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग शरीर के चारों ओर देखें। श्वेत रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ चांदनी का चमकता हुआ श्वेत रंग भीतर जा रहा है। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले आए। ज्योति केंद्र भीतर तक चमकता हुआ श्वेत रंग। चमकते हुए श्वेत रंग से ज्योति केंद्र पर एक एक शब्द का साक्षात्कार। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। एक एक शब्द को लिखें। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं वासनाएं संतुलित हो रही हैं। जिन सिचुएशंस में ज्यादा गुस्सा आता है उसे सामने लाएं। बच्चों पर, बड़ों पर, पति पर, पत्नी पर, घर पर काम करने वाले, बाहर काम करने वाले, जिस पर भी गुस्सा आता है उसे सामने लाएं। अनुभव करें ऐसी हर सिचुएशन में मैं शांत हूं। चांदनी के चमकते हुए श्वेत रंग में शब्दों का साक्षात्कार। मैं शांत हूं। आवेग और आवेश शांत हो गए हैं। इच्छाएं वासनाएं संतुलित हो गई हैं। मैं शांत हूं। हर सिचुएशन में शांत हूं।
शब्दों का साक्षात्कार, इमेजेस का साक्षात्कार, जिस पर गुस्सा आता है, सामने है, पर मैं शांत हूं। मेरे आवेग और आवेश शांत हो गए हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो गई हैं। मन ही मन इन्हीं शब्दों को दोहराएं, पूरी तरह से एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए। मेरा मन शांत हो गया है। आवेग और आवेश शांत हो गए हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो गई हैं। 3 बार मन ही मन साक्षात्कार करते हुए दोहराएं। शांति और आनंद का अनुभव। शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। अपने आप को बाहरी एटमॉस्फेयर से जोड़ें। एक बार शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियां आंखों पर। जो भी रंग दिखाई दे से देखें। अंधेरे में ब्लिंक करें, उंगलियों से रोशनी आने दें। धीरे धीरे हाथ को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? कुछ आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे तो हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बिल्कुल मस्त। सविता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल टू द पॉइंट और रिजल्ट ओरिएंटेड। पहले तो ज्ञान दिया आपने और उसके बाद में प्रैक्टिकल करके लिया, क्योंकि हमेशा मैं बोलता कि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। जो भी ज्ञान है वो प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट में जो आपने एक्टिविटी करके ली,
बहुत ही सराहनीय थे, बहुत ही सुंदर थी और बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। यानी बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। यानी खड़बड़े सागर को आपने बिल्कुल शांत कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसी ही आपकी सेवा इस त्रिवेणी संगम को मिले, यही कामना करते हैं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सविता जी के लिए जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत डांगे सर, आनंदमल सर, अलका जी, सबका, और जो सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत। ओम अरहम। बहुत। अशोक जी। यस। सर एक भजन का एक पद्य गा लेते हैं, मुनि राकेश कुमार जी का। ये मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले, आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। मन रे भावा स्यों ही जग में हार जीत मिलेला, नाविक मन स्यों ही डूबेला, नाव और तिरेला, मन रे घोड़े री सारी, मन रे घोड़े री सारी, चंचलता तू हर ले, मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वैशाली जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए। हाँ, आज का ध्यान तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसके पहले जो छोटे छोटे उदाहरण दिया, हाथी का, ए फॉर एप्पल, और जो माइंड में बैठ जाता है बचपन से, तो वो भी समझाने का तरीका और बहुत अच्छा लगा। आपका हर सेशन तो अच्छा रहता ही है, आज भी बहुत बढ़िया हो गया। ओम अरहम। ओमरम। ओम अरहम। विजय पोखरना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पोखरना जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा। सविता जी की आवाज में इतनी मधुरता है कि बिल्कुल तन्मय होकर के सारा कंसंट्रेशन उनकी बातों पे ही जाता है, उनके पूरा एक तरह से ध्यान अटैच हो जाता है, उनके शब्दों को बिल्कुल शरीर में, मन में उतार लेते हैं। और बहुत बढ़िया सेशन लगा। इतना बढ़िया सेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं, वाकई बहुत अप्रिसिएबल है। थैंक ओम यू। अरहम। रीना जी। ओम हराम। जय जिनेन्द्र सबको। बहुत बहुत सुंदर सेशन है और इतना अनकंडीशनल लव अंदर महसूस करती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी दिव्य आत्माओं के साथ मतलब मैं जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, और घर बैठे ही मुझे इतना ज्ञान मिल रहा है। सच में मतलब अंदर दया, प्रेम, करुणा ऐसे छलक छलक के बाहर आता है कि जीवन धन्य हो गया है मेरा तो। ओम अरहम। थैंक चंदू यू। जी, चंदू जी दुगड़ कुछ कहना चाहती है। चंदू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जितेंद्र। सर, सविता जी आज बहुत अच्छा करा है। अनुप्रेक्षा के जो छोटे छोटे जो आपने बताया कि बच्चों के अंदर जो शुरू से जो भावना है, अपन अगर सकारात्मक भरेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा आज का सेशन, तो आज का मैंने पूरा सुना था, बहुत अच्छा लगा आपका। जय ओम जितेंद्र। अरहम। चंदा जी चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में सविता जी जो सेशन लेते हैं, दिल में ऊपर से पूरा अंदर तक उतर जाता है। और मेरा तो अभी इनका साथ में रहने का भी काम हुआ शिविर में। बहुत ही मतलब इनकी जो आवाज है वो दिल में ऐसी उतरती है रियली में कि उसके बाद कोई चीज तो दूसरी सुनने को मन नहीं करता है। बहुत अच्छा सेशन था। वास्तव में जो चीजें हम सोचते हैं वैसा होता ही है, हमने इस देखा है बिल्कुल। बराबर। और मैं ये बहुत महसूस करती हूँ कि मैंने जो सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो होता ही है, और मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग। मैं यस, हमेशा यस, ये सोचती बिल्कुल हूँ ऐसा। और मैं पूरा मैनेज करती हूँ।
बहुत बिल्कुल अच्छा रहा। सही है, जो हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। और ऐसा ही यस एक हमने पहले सेशन लिया था, चंदा जी आपको याद होगा, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था। एक अपराधी को मृत्यु दंड की सजा होती है और उसको बताया जाता है सर्पदंश से आपको मारा जाएगा 1 महीने बाद, सर्पदंश से मृत्यु होगी आपकी, ऐसा उसको कहा गया। और उसको 1 महीने तक उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुझे सांप काटेगा 1 महीने बाद और 1 महीने बाद मेरी मौत होने वाली है। और जिस दिन 1 महीना पूरा हुआ उस दिन उसको सुबह सुबह जेलर ने उसको बोला नहा धो के तैयार हो जाओ, अब आज आपका मृत्युदंड है, तो आपको आज सर्पदंश से आपको मारा जाएगा। और उसे आंखों में पट्टी बांध के उसको बैठा दिया गया और उसके एक सुई चुभोई गई उसके पैर में और उसको ऐसा लगा मुझे सांप ने काट लिया, वो मर गया। मर गया। उसके मन बिल्कुल। में ये बात बैठी हुई थी कि आज मुझे सांप यस काटेगा और मैं मरूंगा। यस का जब चेकअप किया गया उसके शरीर में जहर भी मिला, कारण उसको ऐसा उसके दिमाग में वो फीड हो गया था कि मुझे आज सांप काटेगा, मैं जहर से मरने वाला हूँ। वो उसके बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई थी और ठीक सांप काटा भी नहीं, सिर्फ एक सुई चुभोई गई थी, लेकिन वो उसी से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात, ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित एक उदाहरण है। तो ऐसा यस होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी समापन की ओर चले। यस दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम जय अरहत। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपना तेज, वायु अपना स्पर्श, आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहत।